अच्छा, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है ना, सारा इसमें से आपने सिर्फ जो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल एंड डेंटल अपीयरेंस है ना, जिसमें मैक्रो मिनी और माइक्रो एस्थेटिक्स उसने एक्सप्लेन किए हैं, बस वही वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद वो थोड़ा सा सेफ का बताता है चैप्टर में, तो वो सेपरेटली आप देख लें, उसकी अलग वीडियोस हैं। और उसके बाद वो डायग्नोसिस का ही थोड़ा सा बताता है, उसमें है कि उसने क्लासिफिकेशन बताई हुई है और फिर पिच रोल एंड यॉ डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो भी अलग से वीडियोस में एक्सप्लेन है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट इसका जो है वो नहीं एक्सप्लेन हुआ हुआ, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है मैक्रो एस्थेटिक्स। तो मैक्रो एस्थेटिक्स में आपके बेसिकली आप कह लें मैक्रो, मिनी और माइक्रो, आप फ्रॉम लार्जर पर्सपेक्टिव टू स्मॉलर पर्सपेक्टिव जा रहे हैं। तो जो मैक्रो एस्थेटिक्स है उसमें आपने बेसिकली फेस को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, और उसकी हाइट जो है वो प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, एक पार्ट की दूसरे से, उसकी विड्थ प्रोपोर्शनेट है कि नहीं एक पार्ट की दूसरे से। एंट्रोपोस्टीरियरली वो एक मतलब फॉर एग्जांपल मैक्सिला जो है वो मैंडिबल के रिलेटिवली नॉर्मल है, मैंडिबल मैक्सिला के रिलेटिवली नॉर्मल है या नहीं। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो उसकी डेवलपमेंटल एज को डिटरमिन कर लेना है। यानी बेसिकली आपने पता कर लेना है कि वो ड्यूरिंग ग्रोथ आया है आपके पास, बिफोर ग्रोथ आया है, या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ आपके पास आया है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने एक तो उसको इवेल्युएट करते हुए उसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा लेना है कि अगर ये इस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब करेंगे उसकी एग्ज़ामिनेशन, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो क्लास 2 शो कर रहा है, यानी मैक्सिला उसका रिलेटिवली फॉरवर्ड है, एंटीरियरली प्लेस्ड है मैंडिबल की निस्बत। तो अगर तो उसकी ग्रोथ अभी बाकी है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि विद टाइम ये मज़ीद डिटीरियोरेट करेगा। तो इस आइडिया के लिए आपने सबसे पहले उसकी डेवलपमेंटल एज असेस करनी है। तो उसके डिफरेंट तरीके हैं, सेफ से भी हो जाती है जो सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरेशन जिसको कहते हैं, उसके अलावा हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ से भी हो जाती है। बाकी आप उसकी फ़िज़िकल और एट्रीब्यूट्स और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेच्योरिटी उसकी हो गई है या नहीं सेक्शुअल। अब फिर आप क्या जाते हैं फेशियल एस्थेटिक्स और प्रोपोर्शंस। तो उसमें वो फ्रंटल एग्जामिनेशन बताता है सबसे पहले। तो उसमें वो ये कहता है कि आपने फेस को जो है ना वो ये फिफ्थ्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी अगर आप विड्थ ऑफ द फेस देखें ना, तो वो मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसके लिए आपने कुछ लाइंस लगानी है। तो एक लाइन आप लगाएंगे जो मीडियल साइड ऑफ दी आई है, वहाँ से दोनों आइज़ के मीडियल साइड पे एक लाइन आ जाएगी, और एक लाइन दोनों आइज़ के लेटरल साइड पे आ जाएगी। तो अब ये जो आपके 2-4 लाइंस लग गई हैं ना, ये आपके फेस को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगी। एक आपका पार्ट बना फेस का जो दोनों आइज़ के दरमियान में जो पार्ट आ रहा है, फिर इसको आप कहेंगे सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल फिफ्थ ऑफ द फेस। फिर जो वो पार्ट जो मतलब एक लाइन के लेटरल और मीडियल के दरमियान में आ रहा है, जिसमें आई प्रेजेंट है आपकी, वो आपका मीडियल फिफ्थ्स होंगे फेस के। एक राइट साइड पे मीडियल फिफ्थ है, एक लेफ्ट साइड पे मीडियल फिफ्थ है। और ये दोनों जो विड्थ्स हैं ये सेंट्रल विड्थ के बराबर होनी चाहिए, यानी जितनी स्पेस आपकी आइज़ के दरमियान में है उतनी ही विड्थ की आपकी आई होनी चाहिए। और फाइनली फिर उससे लेके लेटरली आपके ईयर तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, उसको आप कहेंगे लेटरल फिफ्थ्स। तो ये जो सारे फिफ्थ्स हैं ये बेसिकली इक्वल पार्ट्स, यानी इनकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपका फेस विड्थ के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट है। फिर वो कहता है कि अगर इंटरप्यूपिलरी लाइन आप लगाएं तो वो कॉर्नर ऑफ द माउथ से पास करनी चाहिए। और फाइनली जो सेंट्रल फिफ्थ है उसमें आपका नोज़ और आपकी चिन सेंटर में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अगर तो ये सारी चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो फेस है वो सिमेट्रिक है विड्थ के अकॉर्डिंगली। और ऑब्वियसली अगर किसी एक साइड पे विड्थ ज़्यादा आ रही है, दूसरी पे थोड़ी है, तो इसका मतलब है कि कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम थी, एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है एक साइड पे कम है, तो उसको फिर आप हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद वो वर्टिकल फेशियल प्रोपोर्शंस बताता है, यानी ये अब हाइट के हिसाब से आपने जो फेशियल हाइट है वो प्रोपोर्शनल देखनी है कि है या नहीं। तो उसमें यह है कि जहाँ पे आपकी हेयर लाइन है वहाँ से लेके
जो बेस ऑफ द नोज़ है, जहाँ से नोज़ आपका स्टार्ट होता है वहाँ तक एक लाइन आएगी। फिर बेस ऑफ द नोज़ से लेके टिप ऑफ द नोज़, या आप कह रहे हैं जहाँ नोज़ एंड हो रहा है वहाँ तक एक लाइन आएगी, और वहाँ से लेके चिन तक एक लाइन आएगी। तो ये तीनों जो है ये इक्वल थर्ड्स होने चाहिए आपके वर्टिकली। तो अगर तो ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपकी जो फेशियल हाइट है वो भी प्रोपोर्शनेट है। अदरवाइज़ अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो लोअर थर्ड है वो बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है लोअर थर्ड आपकी जो फेस की हाइट है वो इंक्रीज़ है, जिसका मतलब ये निकलेगा कि आपका जो मैंडिबल है वो डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है, इसलिए वो बड़ी है। और दूसरी बात कि जो अगर आप कमिश्चर से, यानी जहाँ पे लिप्स दोनों मीट करती हैं, वहाँ से एक लाइन पास करें तो वो आपके लोअर थर्ड को अपर 1/3 और लोअर 2/3 में डिवाइड कर देगी। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो मैंडिबल है उसकी ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं है डाउनवर्ड। या अगर आपका अपर 1/3 बढ़ा आता तो इसका भी मतलब है कि मैक्सिला जो आपका है वो वर्टिकली एक्सेस में है। और फिर वो बता देता है कि जो आपने विड्थ और हाइट मेजर कर लेनी है तो उसका आपस में क्या रिलेशन है, तो आप उसको फेशियल इंडेक्सेस कहते हैं, या फेशियल इंडेक्स उसकी सिंगुलर हो जाएगी। तो वो आपने ये टेबल उसने पूरा दिया हुआ है, अगर ज़्यादा शौक हो तो वो आप इससे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वैसे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर जो दूसरी चीज़ आपकी मैक्रो एस्थेटिक्स में आ जाती है वो आपकी प्रोफाइल एनालिसिस है। तो प्रोफाइल एनालिसिस बेसिकली आप उसको कहते हैं कि ये पुअर मैन सेफलोमेट्रिक एनालिसिस है। तो इसमें ये होगा कि आपने बाहर जो उसका सॉफ्ट टिश्यू है उसी की क्रूड असेसमेंट करते हुए जो आप रिज़ल्ट सेफ एनालिसिस से निकालते हैं वो पता कर ले रहे हैं। तो उसके लिए आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है जो उसका बेस ऑफ द नोज़ है वहाँ से स्टार्ट करनी है, या ब्रिज ऑफ द नोज़ कह लें, वहाँ से स्टार्ट करके आपने अपर लिप तक लगानी है, और अपर लिप से फिर एक लाइन जहाँ पे वो ख़त्म हुई है वहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे जो चिन तक जा रही होगी। तो डिपेंडिंग ऑन ये लाइन किस तरह की बनती है, आप जो उसने पहला पॉइंट इसमें बताया है वो फाइंड कर सकते हैं कि एंट्रोपोस्टीरियर रिलेशन क्या है आपका मैक्सिला और मैंडिबल का। तो अगर तो आपकी लाइन स्ट्रेट जा रही है तो इसका मतलब है कि मतलब आपके जो दोनों का रिलेशन है मैंडिबल और मैक्सिला का वो नॉर्मल है। अगर वो कन्वेक्स हो जाती है, यानी मैंडिबल थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ है, चिन में लाइन जाते हुए पीछे की तरफ चली गई है, तो वो आप समझे कि क्लास 2 को शो करेगा। और अगर कन्वेक्स हो जाएगी, यानी या तो मैक्सिला पीछे था या मैंडिबल आगे था, यानी चिन वाली लाइन आपकी आगे जाके मीट की है चिन को, तो वो आपको क्लास 3 को शो करेगी। फिर दूसरी चीज़ इसी लाइन से पता चल जाएगी इवैल्यूएशन ऑफ लिप पोस्चर एंड इंसाइजर प्रोमिनेंस। तो ये भी आप मतलब, और सिर्फ इस लाइन से नहीं, मतलब आप जैसे उसको बाहर मतलब पेशेंट को क्लिनिकली देख के ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि उसके लिप प्रोमिनेंस कितनी है और इंसाइजर प्रोट्रूजन कितनी है। तो उसने दो चीज़ें बताई हैं कि अगर ये दो चीज़ें हों तो फिर आप कह सकते हैं कि जो लिप प्रोमिनेंस है वो इंसाइजर प्रोट्रूजन की वजह से है, यानी इंसाइजर्स आपके ज़्यादा प्रोट्रूडेड हैं जिसकी वजह से लिप भी बाहर की तरफ है, और लिप इनकॉम्पिटेंस भी हो सकती है, यानी नॉर्मल माउथ क्लोज़ करने पे आपकी लिप्स मीट नहीं करेंगी। तो उसमें पहली चीज़ ये देखनी है कि जो लिप्स हैं वो प्रोमिनेंट हैं और इवर्टेड हैं। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि लिप्स आर सेपरेटेड एट रेस्ट बाय मोर देन 3 to 4 मिलीमीटर, यानी इसको आप लिप इनकॉम्पिटेंस कहेंगे। तो अगर तो ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी लिप प्रोमिनेंस है वो मतलब नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल है, तो विच नीड्स ट्रीटमेंट आप ऐसे कह लें। तो वो अगर आपकी इंसाइजर प्रोट्रूजन की वजह से है तो आप उनको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, अदरवाइज़ आपकी लिप शॉर्ट है तो आप उसको मतलब पेशेंट को उस तरह से गाइड करेंगे। तो दूसरी चीज़ इसमें आपने ये चेक कर ली है। और फिर वो एक बता देता है तरीका एक और चीज़ देखने का, कि अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि आपकी सॉफ्ट टिश्यू का जो ए पॉइंट होगा, यानी जो अपर लिप है उसमें जो कनकेविटी है वहाँ से पास कर रही हो, और एक इसी तरह लाइन लगा लें जो सॉफ्ट टिश्यू बी पॉइंट से गुजर रही हो, यानी लोअर लिप की जो कनकेविटी है उसके डीपेस्ट पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट लाइन लगा लें तो इस लाइन के रिलेटिवली अगर आप देखें कि लिप कितनी प्रोट्रूडेड है तो वो भी आपको एक आइडिया दे देगी कि आपकी लिप मतलब एब नॉर्मली आगे है या नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा आगे है तो इसका मतलब कि वो एब नॉर्मली आगे है। अगर वो बहुत ज़्यादा पीछे है तो वो ऑब्वियसली रेट्रोसिव भी हो सकती है।
तो ये वैसे सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस में भी यही किया जाता है, लेकिन आप इसको विजुअलाइज करके सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो आप उसमें मैंडिबुलर प्लेन एंगल को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो उसकी एंगल ऑफ द मैंडिबल है उस पर जो आपका डेंटल मिरर होता है उसकी हैंडल को रख के देख लेते हैं। अगर तो वो ज़्यादा स्टीप जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मैंडिबल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ग्रो कर रहा है और उसकी टेंडेंसी होगी ओपन बाइट की तरफ। और अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रोअर है और उसकी जो टेंडेंसी होगी वो डीप बाइट की तरफ होगी। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप जो है वो मैक्रो एस्थेटिक्स के हवाले से, फेशियल प्रोपोर्शंस और सिमेट्री के हवाले से इसमें चेक करते हैं। फिर सेकेंडली आप क्या जाती है मिनी एस्थेटिक्स। इसमें यह है कि आपने टीथ इन रिलेशन टू फेस जो है वो चेक करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने जो मिड लाइन है ना वो आर्च की देख लेनी है रिलेटिव टू दी मैंडिबल या मैक्सिला। मतलब आप अपर आर्च की मिड लाइन देख रहे हैं तो आपने मैक्सिला की मिड लाइन के साथ उसको मैच करना है, यानी उसको मैच होना चाहिए। और अगर मैंडिबल की मिड लाइन चेक कर रहे हैं तो वो उसको मैंडिबुलर टीथ की मिड लाइन चेक कर रहे हैं तो वो मैंडिबुलर मिड लाइन के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि वो वर्टिकल रिलेशन है टीथ का लिप्स के साथ, यानी जब आप रेस्ट पे हैं तो आपकी लिप्स मीट कर रही हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रही तो कितना जो आपका टीथ हैं वो शो हो रहे हैं। और दूसरा स्माइल करते हुए कि आपके कितने टीथ स्माइल पे शो होते हैं और गम्स शो होते हैं या नहीं, और होते हैं तो कितने होते हैं। और थर्ड वो कहते हैं अप डाउन ट्रांसफर्स रोटेशन भी आप इस पर चेक करते हैं, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप रोल कहते हैं। यानी एक साइड से डेंटिशन नीचे की तरफ होगी, एक साइड से ऊपर की तरफ, रिलेटिव टू दी एस्थेटिक लाइन। अगर आप देख रहे हैं एस्थेटिक लाइन मतलब कि जो मैक्सिला के टीथ हैं उनके साथ, उनके इंसाइजल एजेस और ओक्लूजल कस्प्स के साथ अगर एक लाइन लगाते जाएं तो वो आपकी एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन होगी। तो अगर उसको आप एक तरफ से ऊपर और दूसरी तरफ से नीचा पाएँ तो आप उस साइड पे कहेंगे कि रोल है, और जिस साइड से आप ऊपर है आप कह देंगे फॉर एग्जांपल राइट साइड पे रोल अप है। और इसी तरह जो बाकी दो है पिच और यॉ, वो भी आप इस एनालिसिस में देख सकते हैं। फिर वो तीन चीज़ें आगे बता देता है जो आपने इसमें और देखनी होती हैं। तो पहला वही है कि अमाउंट ऑफ इंसाइजर एंड जिंजाइवल डिस्प्ले। तो वो डिफरेंट एज के अंदर आपका डिफरेंट जो होता है वो इंसाइजर और जिंजाइवल डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे वो कहता है कि जब यंग होता है पेशेंट तो उसका थोड़ा सा जिंजाइवल डिस्प्ले जो होता है वो नॉर्मल होता है, जबकि विद टाइम आपका कहते हैं कि जिंजाइवल डिस्प्ले कम होता जाता है, ख़त्म ना कहें, थोड़ा सा कम होता जाता है। तो इसी तरह वो कहता है पेशेंट पर्सपेक्टिव पे वो डिपेंड करता है। तो आपने सिर्फ इस फेज़ के अंदर इवेल्युएट कर लेना है कि उसकी स्माइल करते हुए क्या इंसाइजर और जिंजाइवल डिस्प्ले है और एट रेस्ट क्या है। फिर सेकेंडली वो कहता है ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ स्माइल चेक करनी है आपने, जो कि अपर आर्च की होगी बेसिकली। तो उसमें आपने बेसिकली जो है वो अगर आप उसके पेशेंट को स्माइल करते हुए एवेल्युएट कर रहे हैं तो उसकी जहाँ पे आपको सबसे लास्ट टूथ नज़र आएगा वो प्री मोलर होगा यूजुअली, उससे लेके तो इन साइड ऑफ द चीक तक आपको एक स्पेस मिलेगी जिसको आप बकल कॉरिडोर कहते हैं। तो वो कितनी है ये आपने बेसिकली इस पर चेक करना है। तो जितनी वो स्पेस कम होती जाएगी, बकल कॉरिडोर कम होता जाएगा बेसिकली, उतनी ही आपकी जो स्माइल है वो ब्रॉड होती जा रही है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जितनी आपकी स्माइल ब्रॉड होती है उतनी ही वो ज़्यादा एस्थेटिक लगती है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप उसको ब्रॉड कर रहे हैं तो बकल कॉरिडोर जो है वो भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना, वो थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन जितनी ब्रॉड स्माइल होगी उतना आपके लिए वो एस्थेटिक लगेगी। और थर्ड जो चीज़ है वो स्माइल आर्क देखनी है आपने। स्माइल आर्क का मतलब है कि आपकी जो एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन है बेसिकली वो लोअर लिप के साथ, जो लोअर लिप का कॉन्टूर है ना उसके कॉन्टूर के हिसाब से वो कर्व्ड होनी चाहिए। तो अगर तो वो उसके बिल्कुल कर्व्ड है उसके मुताबिक तो आप कहेंगे कि आपकी जो स्माइल आर्क है वो यानी वो एस्थेटिक है, और वो उसको कॉन्सोनेंट कहता है। यानी अगर तो वो स्ट्रेट है और लिप आपकी कर्व्ड है तो वो आपको एस्थेटिक नहीं लगेगी, जबकि अगर आपकी एस्थेटिक लाइन भी कर्व्ड है यानी अपर
जो टीथ हैं उसको वो स्माइल आर्क भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो स्माइल आर्क अगर आपकी लोअर लिप के कर्वेचर के साथ कोइंसाइड कर रही है तो वो एस्थेटिक होगी। और फाइनली फिर आपका माइक्रो एस्थेटिक्स आ जाता है, जो कि वन टूथ रिलेटिव टू दी अदर है बेसिकली एनालिसिस। तो मिनी एस्थेटिक्स में वो सबसे पहले आपको जो विड्थ के रिलेशनशिप्स हैं ना वो वन टूथ रिलेटिव टू दी अदर बताता है, और इसी में आपकी गोल्डन प्रोपोर्शन आ जाती है। तो वो बेसिकली ये कहता है कि जब आप फ्रंट से किसी के दांत देख रहे हैं तो जो आपको विड्थ नज़र आ रही है ना वो एक्चुअल विड्थ से कम होती है यूजुअली, क्योंकि आपकी जो स्माइल है वो आर्क करती जा रही है बैकवर्ड। तो जब आप लेटरल देख रहे हैं तो जितना वो आपको नज़र आ रहा है उससे रिलेटिवली ज़्यादा वाइड होगा। तो इसी में वो आपको गोल्डन विड्थ बताता है, जो कि बेसिकली गोल्डन रेशियो है, या वो है बेसिकली 62%। तो उसका मतलब ये है कि जितनी विड्थ का आपको सेंट्रल इंसाइजर नज़र आ रहा है ना उसका 62% आपको लेटरल इंसाइजर नज़र आ रहा होगा या होना चाहिए आप कह लें, और जितना आपको लेटरल नज़र आ रहा है उसका 62% आपको केनाइन शो हो रहा होना चाहिए, और मतलब सो ऑन सो फोर्थ पीछे जितने भी दांत आपको नज़र आ रहे हैं। तो उसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपको सेंट्रल 10 मिलीमीटर वाइड नज़र आ रहा है तो जो लेटरल है वो सिर्फ 6.2 मिलीमीटर नज़र आना चाहिए, और इसी तरह आप आगे कैलकुलेट कर लें। फिर वो बताता है हाइट विड्थ रिलेशनशिप्स। तो उसमें ऐसे है कि जितनी भी टूथ की हाइट है ना उसकी विड्थ उसकी 80% होनी चाहिए। तो उसकी सिंपल एग्जांपल ले लें कि 10 मिलीमीटर आपका टूथ इंसाइजर जिंजिवली लॉन्ग है, तो मीजियो डिस्टली वो 8 मिलीमीटर का हो तो एस्थेटिक आपको शो होगा, नज़र आएगा। दूसरी वो एग्जांपल दे देता है कि अगर वो बिल्कुल एक जितनी हो जाती है, फॉर एग्जांपल 8 मिलीमीटर का आपकी हाइट है और 8 मिलीमीटर ही आपकी विड्थ बन गई है, तो उसमें वो कहता है आपका जो टूथ है वो आपको स्क्वेरिश फॉर्म में नज़र आएगा, जो कि एस्थेटिक नहीं होगा। और उसकी रीज़न वो डिफरेंट बताता है, या तो अभी कंप्लीट इरप्शन नहीं हुई, जो विद टाइम अगर इरप्ट हो जाता है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, अदरवाइज़ आपकी एट्रिशन ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी इंसाइजर एजेस या क्लूजल सर्फेसिस जो है वो काफ़ी वॉर्न अवे हो गए हैं, वॉर्न आउट हो गए हैं, तो आपकी जो ये हाइट विड्थ रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगी। अब फिर वो कनेक्टर्स और एम्ब्रेजर्स के बारे में बताता है। तो कनेक्टर्स बेसिकली वो पार्ट होता है दांतों के दरमियान का जहाँ पे या तो टूथ एक्चुअली इन कांटेक्ट होता है, या फिर दोनों सरफेसेस इतनी करीब होती हैं कि देखने पे ये लगता है कि वो इन कांटेक्ट है। तो उस एरिया को आप कहते हैं कनेक्टर एरिया। और उसके मतलब आप कह लें एपिकली आपका जहाँ पे मतलब वो पार्ट जहाँ पे दोनों दांत फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंसाइजर्स के दरमियान की स्पेस की बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे दांत कांटेक्ट नहीं कर रहा ना कांटेक्ट से एपिकली, तो उसको आप कहेंगे कि वो एम्ब्रेजर एरिया है, और यूजुअली वो जिंजिवा वहाँ पे आके उसको कवर कर लेता है। लेकिन वो कहता है कि फॉर सम रीज़न आप कह लें कि दांत रोटेटेड हैं या आपको पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से जिंजिवा जो है वो रिसीड हुआ है, तो वो जो एम्ब्रेजर एरिया है वो आपको शो होएगा, और वो बेसिकली आपको एक ब्लैक ट्रायंगल के शेप में शो होगा। तो उसको एम्ब्रेजर को ही वो ब्लैक ट्रायंगल भी कहता है। तो उसको ठीक करने के वो मतलब वो बेसिकली कहता है कि ये अनएस्थेटिक है और आपकी आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसको ठीक करने के वो दो तरीके बताता है। पहला तो ये है कि अगर आपका कोई जो भी पेरिडोंटल डिजीज़ है जिंजिवा की और पेरिडोंशियम की, तो आप उसको ठीक करें, जिंजिवा रीग्रो कर जाएगा और स्पेस को कवर कर लेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर जिंजिवल डिजीज़ नहीं है और सिर्फ ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट की वजह से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जहाँ पे उसका कांटेक्ट पॉइंट है ना वहाँ से थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर दें, टूथ की रीशेपिंग कर दें, और ऑब्वियसली जब वहाँ से आपका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो आप दोबारा दांतों को इस तरह एक दूसरे के पास लेके आएँ कि वो जो ब्लैक ट्रायंगल है वो ख़त्म हो जाए। और फिर वो जिंजिवा की हाइट, शेप और कॉन्टूर के बारे में बताता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइट जो आपका सेंट्रल इंसाइजर का आप कह लें जिंजिवा होता है, जिंजिवल मार्जिन होता है, वो सबसे हाई होता है। जो आपका लैटरल इंसाइजर होता है उसका जो जिंजिवल हाइट होगी वो 1.5 मिलीमीटर लोअर होगी, और फिर सिमिलरली केनाइन की तरफ जाएंगे तो वो सेंट्रल इंसाइजर के लेवल पर आ जाएगा। और फिर वो उनकी शेप्स बता देता है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद ही रखनी है, तो वो आप याद रख लें कि वो एलिप्टिकल हैं या ओवल्ड हैं, जो जिस तरह की भी शेप उसने बताई है।
और फाइनली वो ये बताता है कि जो जिंजिवल जेनिथ है, यानी जो टॉप मार्जिन होगा आपके जिंजिवा का, वो मिड लाइन ऑफ द टूथ से डिस्टली प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो ज़्यादा एस्थेटिक रहेगा। और फाइनली वो टूथ शेड और कलर के बारे में बताता है। उसमें सिंपल ये है कि विद टाइम आपका जो टूथ है वो डेंटिन फॉर्मेशन होने की वजह से, एनामल थिन होने की वजह से डल और येलोइश होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पेशेंट उसको मज़ीद वाइट करना चाहता है या ब्राइट करवाना चाहता है, तो वो आपके ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम लिस्ट में शामिल होना चाहिए। जब आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो उसको उसके हिसाब से डिफरेंट तरीके होंगे। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग है या वाइटनिंग का कोई प्रोसीजर है, तो वो आप करके उसके जो डिज़ायर्ड शेड है वो अचीव कर लें।